अब हम करते हैं पार्लियामेंट के सबसे पहले रूल की बात, दैट इज़ टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरी कंट्री की गवर्नमेंट, राइट, जिसको हम और सिंपल टर्म्स में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो बात चाहे नेशनल गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हम पूरे इंडिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए बनी हुई है, ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए। तो पार्लियामेंट का सबसे पहला रोल है, सबसे पहला काम है नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना। कैसे कर रही है नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट? ये होता है लोकसभा के थ्रू। ठीक है, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, जिसको हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में पूरी इंडिया से, है ना, पूरे इंडिया से यहाँ पर क्या होगा? लोग इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है, फ्रॉम होल इंडिया, राइट। अब जो भी लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं, डेफिनेटली दे विल बी बिलोंगिंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी, दे विल बी बिलोंगिंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कुछ लोग इंडिविजुअल भी होंगे, निर्दलीय जिनको हम कहते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर उनकी काउंटिंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, हम पार्टी की बात यहाँ पर करते हैं, मेजॉरिटी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो कि 2 पार्टीज थी, A, B और C, 3 पार्टीज थी मान लो। ठीक है, इसमें से A पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कितने चाहिए हमें? एक्चुअली हमें चाहिए 50% + 1, है ना, मतलब 51% वोट मिनिमम जिस भी पार्टी को मिलते हैं वो पार्टी कहलाती है मेजॉरिटी। ठीक है, और अगर किसी को नहीं मिले तो फिर अगर ये मान लो कुछ पार्टीज आपस में मिलकर तैयार हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि दोनों की सीट्स को मिला के, नंबर ऑफ सीट्स दोनों को ऐड करके 51% अगर हो जाता है, देन इसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और 2 पार्टीज आपस में रेडी हो जाती हैं, या कुछ पार्टीज आपस में रेडी हो जाती हैं कि हम अपनी नंबर ऑफ सीट्स मिलाकर 50% + 1 लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं गठबंधन सरकार, राइट। जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनमें आपने बहुत सुना होगा गठबंधन, या न्यूज़पेपर में सुना होगा। ठीक है, तो अब जिसको भी मेजॉरिटी मिल गई वो पार्टी असल में हो जाती है रूलिंग पार्टी, मतलब वो पार्टी बनाएगी गवर्नमेंट, वो पार्टी करेगी रूल। बेसिकली रूल उतना सही वर्ड नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम गवर्न कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रूलिंग पार्टी होगी इसका लीडर बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाकी मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट बना देंगे मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर से सुनिए, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई यानी 50% + 1, वो पार्टी कहलाती है रूलिंग पार्टी, और उस पार्टी का जो लीडर होगा, ठीक है, वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाएगा? रूलिंग पार्टी का लीडर। ठीक है, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर असल में प्रेसिडेंट को बताएगा कि देखिए हमारी पार्टी से ना ये पर्टिकुलर मेंबर जो हैं वो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए अच्छे हैं, तो इनको मिनिस्टर बना दीजिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट बनाएगा बाकी लोगों को मिनिस्टर। इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूटिव तैयार हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको और सिंपल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है ना, ये या जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, ये असल में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है। ठीक है, कौन से वाले एग्जीक्यूटिव्स की? पॉलिटिकल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। हुआ ना यहाँ पे इलेक्शन, लोकसभा में इलेक्शन हुआ पूरी इंडिया में। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो आएंगे एग्जाम से, राइट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बन गए, ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट का पहला काम है लोकसभा के इलेक्शंस के थ्रू नेशनल गवर्नमेंट को बनाना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना, या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को बनाना। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारे कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको XYZ रादर इवन आपको मेरे ही चैनल का कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। मैं उतना ज़्यादा क्लियर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझा देना चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट रोल को, टू गाइड, कंट्रोल एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल यानी कि एक लिमिटेशन रखना, ज़रूरत से आगे ना बढ़ने देना। किसको भाई? गवर्नमेंट को। क्यों? ताकि गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने लगे, मनमानी करने लगे, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, ऑटोक्रेटिक होने लग जाएगी। ठीक है, गाइड यानी कि एक रास्ता दिखाना, सही वे दिखाना। ठीक है, एंड इन्फॉर्म मतलब गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास सारी नेसेसिटी की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या कर रही है भाई? गवर्नमेंट बना रही है जो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और रह गई, इन जनरल टर्म्स हम गवर्नमेंट को
कभी कभी किससे समझ लेते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को, यानी कि जो असल में काम करने वाले हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, IAS ऑफिसर्स, ठीक। तो इन लोगों को के लिए मतलब इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है सारी जिम्मेदारियों के बारे में, सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन के बारे में। कौन? पार्लियामेंट। कैसे करेगी देखते हैं। सेशन बिगिंस विथ क्वेश्चन आवर, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के होते हैं सेशन। देखो, लोकसभा और राज्यसभा ये दो अलग अलग हाउसेज हैं, ठीक है, अलग अलग समय पर इनकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। दोनों हाउसेज में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। एक टाइम टेबल, जैसे आपके पढ़ने का स्कूल्स में टाइम टेबल होता है, ऐसे कुछ टाइम टेबल्स होते हैं और उनको फॉलो करना होता है कि भाई इतने से इतने देर तक हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कौन किससे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, फिर कौन किसको जवाब दे सकता है, फिर कितने बजे लंच ब्रेक होगा, फिर किस चीज़ के बारे में बात होगी, फिर 2 घंटे का एक डिस्कशन होगा, फिर आधे घंटे का डिस्कशन होगा। ये सारा कुछ एक प्रोसीजर, एक टाइम टेबल ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है। इस तरीके से जो सबसे शुरुआत होती है हमारे पार्लियामेंट के हाउसेस की, वो होती है क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर क्या होता है, 1 घंटे का समय, ठीक है। क्वेश्चन आवर मतलब 1 घंटे का समय, जिसमें मिनिस्टर से, जो लोग मेजॉरिटी में हैं, जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, उनसे पूछे जा सकते हैं सवाल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इनसे सवाल कौन पूछेगा, इनकी खुद की पार्टी के लोग तो पूछेंगे नहीं, है ना। कौन पूछेगा, अपोजिशन या कोई भी दूसरा मेंबर, ठीक है, मतलब जो इनके अपोज में है, राइट। चलो, MPs कैन आस्क, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों को कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और MLA कौन होते हैं, MLA जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कहते हैं MLA। और जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के लोग हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों को कहेंगे MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो मेंबर ऑपोजिशन है, ये भी असल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ABC पार्टी बनी थी, मान लो कि पार्टी A जो है ये रूलिंग पार्टी बन गई 51% से, तो B और C जो है, मान लो इसमें से B बड़ी पार्टी है, तो B कहलाएगी ऑपोजिशन, ठीक है। अब भले ही इनको 51% वोट्स नहीं मिले, 51% सीट्स नहीं मिली, तो भी ये असल में आ तो गए हैं ना पार्लियामेंट में इलेक्ट होके पूरे इंडिया से, ठीक है, भले ही कम वोट्स यहाँ पर आए तो हैं, राइट। तो जब ये आ जाएंगे तब भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, है ना। यहाँ पर इनका जो ओहदा होगा वो सेम होगा, A के मेंबर्स का, B के मेंबर्स का और C के मेंबर्स का, क्योंकि सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाएंगे। लेकिन ये कहलाएगी रूलिंग पार्टी और ये हो जाएगी ऑपोजिशन, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन पूछ सकती है भाई मिनिस्टर से, एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनसे, कि भाई आप बताइए गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, ठीक है। हमने आपको किसी पॉलिसी को पूरा करने के लिए दिए थे 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है, आपने सारे के सारे 100 करोड़ रुपीज़ 2 ईयर्स में निकाल तो लिए, लेकिन आप ये बताइए कि ये पॉलिसी ने काम क्या किया, असर तो हमें कुछ दिखा नहीं, सुधार तो हमें कुछ दिखा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है, ऑपोजिशन पूछ सकता है इन दी क्वेश्चन आर, राइट। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करेगी, गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट को अलर्ट किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है समय समय पर, जगाने के लिए, अवेयर कराने के लिए कि भाई आप देखिए ज़रा आपका काम कैसे चल रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर लूप होल्स हैं, किधर किधर पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपने धोखे से कभी TV खोल ली और उसमें न्यूज़ चैनल चल रहा हो जिसमें राज्यसभा या लोकसभा या पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग को आप देख लें, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को चिल्लाते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं उनसे, ठीक है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसे सवाल जा रहे हैं कि भाई आपने इतना इतना पैसा ले लिया है, या आपने तो प्रॉमिस किया था कि ये करेंगे वो करेंगे, सुधार कहाँ है। एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड ओपिनियंस ऑफ पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है, लोगों के जो ओपिनियंस है, विचार हैं, ठीक है, उनको पार्लियामेंट में रखा जाता है किसके थ्रू, उनके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। देन ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है, क्रिटिसिज्म करेगी। कैसा क्रिटिसिज्म करेगी, कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्दी। हेल्दी मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म करो जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, फालतू बात पे क्रिटिसिज्म मत करो। और कंस्ट्रक्टिव मतलब जिससे कुछ सोल्यूशन निकले, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सोल्यूशन ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अगर हम एक एक्चुअल मतलब लेने की कोशिश करें तो वो ये होता है कि किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए ना करना क्योंकि आपको क्रिटिसाइज़ करना है ना। जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ गलत लग रही है और आप उसको क्रिटिसाइज़ करके छोड़ दे रहे हो, दूसरों की बुराई करके छोड़ दे रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, मतलब कि वो क्रिटिसिज्म आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें सुधार के चांसेस हैं,
ठीक है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो है उसमें से जो भी कमियां हैं वो निकल के पूरी तरीके से एक सही तरीके से काम यहाँ पर होने लगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म की गुंजाइश ना बचे, राइट। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने स्कूल में या अपनी क्लास में किसी भी बच्चे को बोलूँ कि बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तुम बुरे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाह रही हूँ तो मैं उसको बताऊँगी कि ये क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। मैं उससे पूछूंगी कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं, तुमको मन नहीं लगता है या सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ठीक है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है। या असल में ऐसा है कि भाई आप बार बार कोशिश करते हैं लेकिन आपको बार बार नहीं पढ़ने में आसानी होती है, फेल होते हैं, तो आपने पढ़ना ही छोड़ दिया है ना, इरिटेट होकर आपने पढ़ना छोड़ दिया। तो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि भाई इसका क्या निकल जाए, एक सोल्यूशन निकल जाए, क्लैरिटी मिल जाए बच्चे को। दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, और साथ में अपोजिशन पार्टी फीडबैक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब कि जैसे मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी जो है, ठीक है, इसने कोई काम किया, लेकिन जो अपोजिशन है वो असल में क्यों एक एक्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि वो उसको फीडबैक प्रोवाइड करेगी कि भाई आपने ये पॉलिसी निकाली, आप इसका फीडबैक देखिए क्या आया, है ना। इसका फीडबैक नेगेटिव है तो ये पॉलिसी का आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या तो उसको सुधार सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी पॉलिसी का बहुत अच्छा फीडबैक सामने आता है तो वहाँ पर अपोजिशन एक अच्छा रोल प्ले करेगा, राइट। फीडबैक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्लियामेंट का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने पॉलिसीज़ बना बना के छोड़ दी, आप ये भी देखो कि सोसाइटी में वो असर कैसे कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है, नेगेटिवली कर रही है, राइट। यहाँ पर इनको हाईलाइट करने का काम होता है मेनली अपोजिशन पार्टी का। ठीक है, आप थोड़ा और जब 9th में जाएंगे और 9th में आप सिविक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको अपोजिशन पार्टी के रोल्स अलग से देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली टॉपिक है कि भाई अपोजिशन पार्टी के रोल्स क्या क्या हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो असल मायने में वो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो वो एक बैलेंस्ड डेमोक्रेसी है, अच्छे से काम करने वाली डेमोक्रेसी वो कहलाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, राइट। यहाँ पर कैसे कंट्रोल कर रही है भाई ये जितने भी फाइनेंशियल मैटर है, मतलब कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत भी पैसा चाहिए किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी पॉलिसी के लिए, तो पहले उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो असल में पीपल्स मनी है, लोगों का पैसा आ रहा है। लोगों का पैसा उनकी परमिशन के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हर एक व्यक्ति से डेमोक्रेसी में पूछना तो पॉसिबल नहीं है, इंडिया के हर व्यक्ति से तो हम पूछेंगे नहीं कि भाई आपका ये पैसा इसमें यूज़ कर लें या नहीं कर। ठीक है, तो क्या करते हैं, पार्लियामेंट से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि असल में जो पार्लियामेंट है यही है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि भाई क्या इस पैसे का इतना यूज़ किया जा सकता है। अगर ये अप्रूव करते हैं वोट देकर, ठीक है, तब तो जाकर वो पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा रोल। लास्ट रोल की अगर हम बात करें, वैसे पार्लियामेंट के बहुत सारे रोल, 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 3 रोल्स बताए गए हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ों को सम अप करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग मतलब लॉ को बनाना। अब ये यही तो काम था ना। ये कैसे होता है? ये तीनों की मदद से होता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो 3 Ds जो बने हुए हैं, मैंने आपको बताया था, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। लोकसभा में अगर सामने कोई सजेशन देता है, उठकर कोई लॉ मेकिंग की बात आती है कि भाई अपन को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लॉ बनाना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो लोकसभा में क्या डिस्कस हो रहा है कि हमें ना एक लॉ बनाना चाहिए कि जितने भी 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल जो होता है हमारा, ठीक है, वहाँ हमें क्या करना चाहिए, इंडिया में प्राइमरी स्कूल को बैगलेस कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चे जो हैं उनको बैग लेकर स्कूल नहीं आना है कंपलसरीली। लॉ बन जाएगा तो कंपलसरी हो जाएगा, प्राइवेट पब्लिक सबके लिए, है ना। तो ये अगर मान लो लोकसभा लाती है एक ऑप्शन कि काम करते हैं कि ना हम एक लॉ बना देते हैं कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो हैं वो बैगलेस स्कूल आएंगे, बिना बैग के स्कूल आएंगे। ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको किस तरीके से पढ़ा रहा है, कैसे बुक्स प्रोवाइड करा रहा है और वो घर पे कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि लोकसभा में बैठे सारे लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये तो ऑप्शन बढ़िया है, अच्छा है, छोटे बच्चों को बैग का जो बोझ है, वज़न है, वो नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी कम हेक्टिक लगेगी उनको पढ़ाई। ठीक है, अब मान लो सबने इसको पास कर दिया तो ये चला जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में भी डिस्कस होगा और राज्यसभा में भी लोगों ने बोला कि हाँ यार बैगलेस पढ़ाई 5th स्टैंडर्ड तक सही है, बच्चों को बिना बैग के स्कूल आने दो, राइट।
इन्होंने भी पास कर दिया। अब ये चला गया किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट ने देखा कि हाँ मेरे को भी ये सही लग रहा है, छोटे बच्चों को ज़्यादा बोझ देना नहीं चाहिए पढ़ाई का, उनकी ये बहुत लर्निंग स्टेज है ना, लैंग्वेज सीखते हैं, थोड़ा बहुत ABCD सीखते हैं, ये 1 2 3 4 मैथ्स जो है इतना बेसिक सिखा दो और उसी को इम्प्रूव करते चलो, ताकि 6th ऑनवर्ड उनको जब कुछ भी वो बुक्स बड़ी रीड करें, कुछ बड़े कंसेप्ट पढ़ें तो उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो कुछ भी पढ़ाओ बिना बैग के पढ़ाओ, राइट। स्कूल में बुक्स दो, घर में होमवर्क दो, जैसे भी वो कर रहे हैं। अब अगर प्रेसिडेंट भी इस पर साइन कर देता है तो ये बन जाएगा एक लॉ। ठीक है, लेकिन क्या ये हर बार इतना आसान होगा? नहीं। ठीक है, ये तो हमने बहुत छोटा सा टॉपिक देखा और हम सबको फेवर में लग रहा है तो ठीक है। बट कई बार मान लो ऐसे लॉ आते हैं सामने, ठीक है, जैसे हम मानते हैं विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहे हैं अगर, ठीक है, जैसे हम सारे ही लोग अवेयर हैं अनलकीली। ठीक है, मान लो लोकसभा लेकर आती है कि भाई विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ते हैं और मोस्ट ऑफ द क्राइम किसके हाथों हो रहे हैं? मेन के हाथों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक लॉ बनाते हैं कि आफ्टर 8 PM मेन आर नॉट अलाउड बाहर जाने के लिए। ठीक है, 8 बजे सारे आदमियों को अपने घर लौटना है, उसके बाद कोई भी मैन बाहर नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज उसके अगेंस्ट हम क्या ले लेंगे? लीगल एक्शंस। ठीक है, अगर लोकसभा ये लॉ बनाने के लिए तैयार है और इसको पास भी कर दिया जाता है मान लो, तो ये किसके पास चला जाएगा? राज्यसभा के पास। ठीक है, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा को लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, इवन लोकसभा में भी कुछ लोगों को ये लगा, लेकिन वो मेजोरिटी में नहीं थे, मेजोरिटी वोट मिला कि हाँ भाई 8 बजे के बाद आदमियों को बंद कर दो अंदर। ठीक, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ ऑब्जेक्शन उठाएंगे ना कि भाई कुछ मैन, सारे मैन थोड़ी ना कर रहे हैं क्राइम, सबको अंदर बंद करना इज रॉन्ग, या आप इक्वालिटी हमारे फ्रीडम के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन मान लो फिर भी मेजोरिटी वोट मिल गए तो पास हो गया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में फिर से ये 3 Ds काम करेंगे, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इसको मेजोरिटी नहीं मिली, ये बिल पास नहीं हो पाया, तो ये वापस जाएगा लोकसभा के पास। ठीक है, लोकसभा के पास गया, लोकसभा इसको दोबारा से देखेगी। ठीक है, और मान लो कि इस बार इसको नहीं मिले वोट्स प्रॉपर, लोगों ने अपने इरादे बदल लिए, तो ये बिल यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो फिर से पास हो गया लोकसभा में, तो फिर ये वापस राज्यसभा के पास आएगा और राज्यसभा को इस बार हाँ करनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल लास्ट एक ऑप्शन और बचता है, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये तो गलत बात है, सारे मैन क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो हमें 8 के बाद सबको बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, रादर हम इसको रोकने के लिए कोई दूसरे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ने अगर इस पर साइन नहीं किए तो फिर ये लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो लॉ मेकिंग का काम ये तीनों बॉडीज मिलकर करती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा लॉ नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, प्रिसाइज रखना है चीज़ों को, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स देके समझाने की कोशिश कर दी। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, हम थोड़ा और आगे चलेंगे, मतलब इसी बुक में जब हम एंड तक पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारा कुछ एक लेक्चर में कवर करना सही नहीं है, राइट। तो लॉ मेकिंग किस तरीके से होगा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की कलेक्टिव एफर्ट से, राइट। चलो एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख लें कि लॉ मेकिंग में तीनों बॉडीज़ को, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सबको ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि लॉज जो भी बनेंगे वो कैसे बनने चाहिए? इन अकॉर्डेंस ऑफ या इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हैं उनके अकॉर्डिंग ही लॉ बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको इक्वालिटी दे रहा है और हमारी पार्लियामेंट इनइक्वालिटी देने के लॉज बना रही कि भाई कैसे हम लोगों को इनइक्वल ट्रीट करें या कैसे हम लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करें। ठीक है, तो जितने भी लॉज बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो इन्होंने लॉ बना दिया, लोकसभा ने बनाया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया और लॉ बन गया, तो फिर क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर गया, डेफिनेटली यहाँ पर कौन है हमारे पास? हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का जैसे काम है लेक्चर बनाने, जुडिशरी का जैसे काम है जस्टिस प्रोवाइड कराने का, तो यहाँ पर जुडिशरी क्या करेगी? जस्टिस प्रोवाइड करेगी और इस लॉ को ख़त्म करवा देगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, अगर गलत लॉ बाय चांस ही बना देता है तो जुडिशरी जो है वो रिव्यू करेगी इसको। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी चीज़ होगी उसको कैंसिल कर देगी, राइट।